हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो देखिए, दो एग्ज़ाम आप सभी के हो चुके हैं, यूपी यूएमएस और एम्स जोधपुर का जो एसएनओ का एग्ज़ाम था वो दोनों कंडक्ट हो चुके हैं। और अभी आपके सामने आने वाले जो मेजर एग्ज़ाम है उनमें से एक है कौन सा, केजीएमयू का। दूसरा कौन सा है, नॉर्सेट का। ठीक है, केजीएमयू एंड नॉर्सेट 5.0 आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो अभी आज से लेके जितनी भी अपनी क्लासेस रहने वाली है वो रहेगी अपने इन दोनों एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए केजीएमयू का लेवल जो है वो एम्स से थोड़ा कम रहेगा, तो अपन जो है केजीएमयू के लेवल के भी एमसीक्यू सोल्व करेंगे और एम्स के लेवल के भी एमसीक्यू सोल्व करेंगे। और उन दोनों के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू एम्स में पूछे हुए हैं उन्हें हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और देखो केजीएमयू का जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो ईएसआईसी और आरएमएल पैटर्न का जैसा रहेगा। अगर किसी ने आरएमएल का एग्जाम दिया है तो उसी पैटर्न का एग्जाम है वो केजीएमयू कराने वाला है, तो अपन वैसे वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि जो आपके है वो 360 डिग्री तक आपको क्या कंप्लीट आपके जो है प्रिपरेशन होती रहेगी, साथ साथ में आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, टिल नॉट सेट अपन ये क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आरएनसीसी के जो ऑफिशियल ऐप है, जो आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो से आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर पे और आईओएस पे दोनों पे मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेली टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो केजीएमयू के लिए और नोटसेट 5.0 के लिए। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे 1 मंथ के लिए और 3 मंथ के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब इनमें है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा डेली टेस्ट सीरीज का जो स्केड्यूल है उसके अंदर हमने, ठीक है, 1 जुलाई से 1 मंथ का हमारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रखा गया है। उसके बाद में ये अपडेट होगा जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें। ठीक है, तो अभी जो है नोटसेट के और केजीएमयू के अकॉर्डिंग हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज बनाई है, इसके अंदर 1 जुलाई को प्री नोटसेट टेस्ट और केजीएमयू का जो कंबाइंड टेस्ट है उनके अंदर 60/40 का जो एग्जाम का आपका पैटर्न है, 60 नर्सिंग से 40, 10 10 10 करके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको जो है वो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी हमारे आरएनजीसी ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है, वीकली मेगा टेस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल सब्जेक्ट वाइज पेपर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगेन एक सिस्टम वाइज आपको देखने को मिलेगा। फिर बाद में एवरी वीक आपको जो है वो प्री नोटसेट और केजीएमयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। पूरा 1 महीने का ये अपना टारगेट रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहती है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपने पास में, द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू आईजीई मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, आईजीई मीडिएटेड हिस्टामिन का क्या देखने को मिला है आपको रिलीज से। ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है जिससे हिस्टामिन रिलीज से आपको कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, और मीडिएटेड क्या है इसके अंदर, आईजीई। ठीक है, आईजीई मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड कौन सी होती है, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3। द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू आईजीई मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड, क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आईजीई मीडिएटेड। ठीक है, तो देखो आईजीई क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, और हिस्टामिन जो है वो किससे रिलीज होता है, मास्ट सेल से। ठीक है, तो देखिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे जो आईजीई मीडिएटेड होती है, हिस्टामिन से रिएक्शंस वगैरह फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइप ए। ठीक है, आंसर क्या होगा अपना करेक्ट, टाइप ए। तो देखिए वन बाय वन अपन इन चारों को डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में एमसीक्यू बनता है इनसे। तो देखिए सबसे पहला डिस्कशन किसका करेंगे अपन, टाइप फर्स्ट का। तो देखो टाइप फर्स्ट में क्या होता है, ये एक प्रकार का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने को मिलती है यहाँ पे।
ओके, एनाफाइलेटिक रिएक्शन से एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है, तो वो कौन सी है? टाइप 1। मेनली अपन एमसीक्यू की बात करेंगे, यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन में नहीं करवाऊंगा कंप्लीट, जहां से एमसीक्यू बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एनाफाइलेटिक रिएक्शन कब होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब जब इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के साथ में, ठीक है, तो एक यहाँ पे इन दोनों के अंदर मीडिएटर क्या रहता है? वो मीडिएटर होता है कौन? IgE। ठीक है, IgE की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है वो होगी। अब जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के अंदर मेनली अपन बात करें तो एलर्जेंस, या फिर जो पोलन पार्टिकल है उनसे। ठीक है, अब इस रिएक्शन से क्या हुआ? सबसे पहले कि IgE एंटीबॉडी यहाँ पे जो है वो स्टिमुलेट हो गई, ठीक से रिएक्शन हो गई, IgE एंटीबॉडी स्टिमुलेट हो गई। अब ये जो IgE एंटीबॉडी है, इसने क्या किया? इसने क्या कि भाई ये जाके कहाँ हो गई? बाइंड हो गई किसके साथ में? मास्ट सेल में, या फिर और आप क्या कह सकते हो तो बेसोफिल। ठीक है, ये आगे जाके किसके साथ बाइंड हो गई? मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स के साथ में। अब मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स ने क्या कर दिया? इन्होंने क्या किया? रिलीज किया किसको? ओके, मास्ट मास्ट सेल और बेसोफिल्स में क्या होता है? हिस्टामिन्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, हिस्टामिन्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि किसको रिलीज करते हैं? हिस्टामिन को। ठीक है, अब ये हिस्टामिन क्या कोज करता है? हिस्टामिन कोज क्या करता है? इन्फ्लामेशन। इसलिए जब कभी आपने देखा होगा कि जब कभी एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया क्या कि IgE जो है वो किस प्रकार से एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जनरेट कर सकती है? ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं कंबाइंड में? इस सारी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? IgE मीडिएटेड, IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देखिए, ये तो हो गई हमारी क्या? IgE से रिलेटेड एमसीक्यूज। टाइप 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब देखो क्या एमसीक्यू बनता है। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो अच्छी बात है, अगर वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे तो वो क्या पूछेगा आपसे? वो पूछेगा आपको इनके एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं टाइप 1 रिएक्शन के। तो देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से। देखो, ब्रोंकियल अस्थमा आपसे मैंने पढ़ा है। अस्थमा के अंदर क्या होता है कि कोई भी पोलन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में जाता है और उससे सेंसिटिविटी हो जाती है और इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है। उसके बाद में किसी भी प्रकार की एलर्जिक राइनाइटिस और डर्मेटाइटिस, किसी भी फूड से एलर्जी हो जाए। और फूड एलर्जी के बाद में आप समझ सकते हो क्या? एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है किसके हैं? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के हैं। तो इनको भूलना मत, एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे किसको? टाइप 2 को। तो देखिए, जो टाइप 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक। आप मेरे साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इनके, जिनको भी अगर ये इनमें कंफ्यूजन रहता है तो आप प्लीज इनका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड रेस्पॉन्स। अब ये रेस्पॉन्स किसके द्वारा होगा? ये रेस्पॉन्स होगा एंटीबॉडीज। कौन सी स्पेशल एंटीबॉडीज होती है यहाँ पे? IgG एंड IgM। ठीक है, इसके बारे में ध्यान में रखना, ये इसे मेजर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है। इसकी वजह, इसके अंदर क्या होता है? साइटोटॉक्सिक क्या हो रहा है यहाँ पे? साइटोटॉक्सिक के आप क्या समझ सकते हो कि जो एंटीबॉडीज है ये किसके अगेंस्ट काम करती है यहाँ पे? सेल सरफेस, या फिर हम कह सकते हैं
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के, ठीक है। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल के लिए ऐसा कोई एक्टिविटी जो उसके लिए टॉक्सिसिटी हो या फिर टॉक्सिक हो या फिर उसके लिए हानिकारक हो। तो ऐसी रेस्पॉन्स किसमें देखने को मिलती है आपको, किसकी वजह से देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो ये हो एंटीबॉडी यहाँ पे कौन कौन सी होती है, तो आईजीजी आईजीएम क्या होता है, किसके अगेंस्ट होती है? जो सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन रहती है उसके अगेंस्ट, या फिर सेल सर्विस को ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये किस प्रकार से साइटोटॉक्सिक होगी, ये एक्शन क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस का। किसके लिए? सेल सरफेस के लिए, ठीक है। सेल का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? फेगोसाइटोसिस की वजह से हो रहा है, अपनी ही बॉडी की सेल्स का डिस्ट्रक्शन, कौन सी? अपनी ही एंटीबॉडीज के द्वारा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड रेस्पॉन्स। इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है ये ध्यान में रखना। अब देखिए इसके भी एग्जाम्पल के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना एग्जाम्पल बनता है, वो क्या होता है? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। इसके अंदर यही सारी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। या फिर इसके बाद में देखने को क्या मिल सकता है? ऑटो इम्यून न्यूट्रोपनिया, ठीक है। तो ये दोनों तो किसके टाइप होते हैं? ये दोनों टाइप होते हैं किसके? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इसके बारे में भी आपको आगे कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 3 की। तो अभी इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या कर सकते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी के द्वारा, या फिर आईजीए आईजीएम एंटीबॉडी मीडिएटेड। मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स ही अपनी बॉडी का, वो अपनी बॉडी के खिलाफ ही काम करने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है अपनी बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? आईजीएम और आईजीजी ये दोनों मिलके क्या करते हैं? इन पे अटैक करवाते हैं। किसके साथ? किसके द्वारा? इम्यून कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है। अपनी बॉडी का जो खुद का इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो इन पे अटैक करता है। इनका दोनों का मीडिएटर क्या होता है? आईजीजी और आईजीएम। अटैक कैसे करेगा? आईजीजी और आईजीएम ने क्या किया? इनको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया और इम्यून कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर दिया। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट होने की वजह से क्या रिलीज होगा? कीमोटैक्टिक रिलीज, या फिर कह सकते हैं अपन कीमोटैक्टिक एजेंट, ठीक है। अब ये एजेंट क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर किसको? न्यूट्रोफिल्स को। और ये न्यूट्रोफिल्स आगे जाके इन पे एक्शन करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पे एक्शन करेगी, और क्या कोज करवा देगी हमारी बॉडी के अंदर? इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आईजीजी आईजीएम यहाँ पे मेजर इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। सेम इसका एग्जांपल की अपन बात करें तो इसके एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसके एग्जांपल में होता है वेस्कुलाइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, इसलिए थोड़ा मैं इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर ब्रीफली भी समझा रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर लाइन के अंदर देखो एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे आपके सामने। अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि ऐसा इम्यूनिटी रिएक्शंस बताओ जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रॉब्लम हो, तो क्या आएगा आपका आंसर? थर्ड नंबर। वेस्कुलाइटिस में कौन सी रिएक्शन होती है? थर्ड नंबर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन सी रिएक्शन होगी? तो थर्ड नंबर। सारे के सारे एमसीक्यूज बने हुए, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट के लिए भी और केजीएमयू के लिए भी। अब नेक्स्ट एंड फाइनल हमारे पास में रिएक्शन बचती है, वो कौन सी है? टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 यहाँ पे रिएक्शन है। इस रिएक्शन से क्या एमसीक्यू आता है? तो देखो इसका सीधा सीधा नाम पूछते हैं आपसे कि सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
एमसीक्यू नंबर 1, सेल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी होती है? इसी को ही हम क्या कहते हैं? डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी किसको कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर मीडिएटर क्या होता है? ये एमसीक्यू बनता है। तो देखो इसके अंदर मीडिएटर होता है, वो क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू क्या आ सकता है अपना कि इसके अंदर मीडिएटर क्या होता है? टी लिम्फोसाइट वगैरह होता है। और ये किस पे एक्शन करते हैं? तो डेंड्राइटिक सेल पे। ठीक है, तो ये अपनी मेजर 4 अपने पास में क्या है? रिएक्शंस है। अब देखो इनको मेमोराइज कैसे करोगे आप? रटना नहीं है। आरएनसीसी का यही मोटो है कि रटा कुछ नहीं जाए, कॉन्सेप्ट समझा जाए। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 लाइन से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखूंगा, तो उससे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए, इसके लिए पहले बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। तो देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या आता है? सबसे पहले टाइप 4 में क्या आता है? क्रोनिक ग्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, टाइप 4 का है, टाइप है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? पॉइजन, ये भी किसका टाइप है? टाइप 3 का टाइप है, सॉरी टाइप 4 का टाइप है। ठीक है, पॉइजन IVY। तो देखिए मैं अगेन वहां यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले टाइप फर्स्ट की हमने बात की थी, तो टाइप फर्स्ट में क्या था? IgE था। किस पे एक्शन किया? मास्ट सेल पे। क्या रिलीज करवाया इसने? हिस्टामिन। ठीक है, आप ये लाइंस याद कर सकते हो डायरेक्ट। अभी मैं बात करूं टाइप 2 की, तो देखो यहाँ पे एंटीबॉडी कितनी थी? ओनली 1 एंटीबॉडी। ठीक है, ओनली 1 एंटीबॉडी, वो भी कौन सी? IgE। इसने क्या रिलीज कराया? मास्ट सेल से हिस्टामिन। ठीक है, तो हिस्टामिन किससे निकलता है? मास्ट सेल से। ये भी एक एमसीक्यू बन गया आपके, तो ध्यान में रखना। टाइप 2 की मैं बात करूँ, टाइप 2 के अंदर क्या होता है? IgM थी, और क्या थी? IgG थी। ये क्या करती है? एंटीजन होस्ट पे क्या करती है? अटैक करती है। मैंने आपको पढ़ाया था एंटीजन वगैरह। नेक्स्ट कौन सी है? टाइप 3। देखो टाइप 2 के अंदर क्या होता है? 2 एंटीबॉडीज है, वो अपनी बॉडी पे अटैक कर रही है। ये से आप समझ सकते हो, 2 एंटीबॉडीज अटैकिंग ऑन आवर बॉडी। टाइप फर्स्ट में 1 एंटीबॉडी अटैकिंग आवर बॉडी। टाइप 3 के अंदर क्या होता है? 3 कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्स, एक मतलब कॉम्प्लेक्स मिलके अपनी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं। कौन कौन सा हो गया देखो यहाँ पे? इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको पूछे कि थर्ड वन कौन सा होता है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स। मतलब 3 कॉम्प्लेक्स से आप याद रख सकते हो, 3 कॉम्प्लेक्स। 3 में थर्ड नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स में इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ वन की। तो फोर्थ वन की क्या बात करते हैं अपन? यहाँ पे कौन काम करती है? टी सेल। ठीक है, टी सेल में क्या नाम देते हैं अपन? CD4 टी सेल। और इम्यूनिटी सॉरी रिएक्शन कैसी होती है? डिलेड टाइप। तो आप ये चारों नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाहर आपसे कोई यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं देखने को मिलेगी, और आपका आंसर भी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, खूब सारे एमसीक्यू सोल्व किए हमने, मोर देन 20 प्लस अपन ने इसी एक एमसीक्यू में सोल्व कर लिए हैं। इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? एक नॉर्मल एवरेज इन्फेंट है, और उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है किसका? बॉडी लेंथ का। देन देट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिला है कि सबसे पहले कितना था 8 बर्थ पे, और 1 ईयर पे उसका कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? लाइक एक बर्थ पे कितना था? X इंक्रीमेंट था, तो 1 ईयर पे जो है वो कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट? 20%, 10%, 50% या फिर 75%। तो देखिए इसका आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई बेबी की जो लेंथ है वो किस प्रकार से बढ़ती है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। और इजी एमसीक्यू है, पूछा हुआ एमसीक्यू है, रिपीटेड होता है बार बार एमसीक्यू है। क्या होगा अपना आंसर इसके अंदर? देखो इस एमसीक्यू में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि इजी एमसीक्यू है। उससे पहले वाले में थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी था, क्योंकि टॉपिक नया है और खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं।
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज लेंथ कितनी होती है। तो बच्चे की जो एवरेज लेंथ होती है एट बर्थ वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है अपने से क्या, 1 ईयर पे। तो देखो इसको 1 ईयर पे कितना यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 ईयर पे जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 50%। ठीक है, 50% किसका, जो एट बर्थ था। ठीक है, एट बर्थ का 50%, तो 50% कितना हो गया एट बर्थ का, ये हो गया हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हम बात करें कि भाई 1 ईयर पे यहाँ पे जो है वो कितनी यहाँ पे हो जाएगी हाइट बच्चे की, तो ये हो जाएगी कितनी, 75 सेंटीमीटर। मतलब 50% प्लस 25 सेंटीमीटर कितना हो गया हमारा, 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर इंचेज के अंदर अपन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30 इंचेज के अंदर यहाँ पे बेबी की जो है वो हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1 साल के अंदर 50% जो है वो हाइट इंक्रीज होती है, 3 साल में ये डबल हो जाती है, 4 साल में डबल हो जाती है। ठीक है, 1 ईयर में कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर, एंड 4 ईयर में कितनी देखने को मिल जाएगी, 100 सेंटीमीटर। मतलब एट बर्थ के डबल। डबल कब होती है, एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान में रखना। उसके बाद में ट्रिपल कब होती है, ये होती है 13 ईयर पे। और देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई पूछ ले कि 2 ईयर से लेके 12 ईयर तक कोई बच्चा है तो उसकी आपको क्या करनी है, हाइट मेजर करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एज इंटू 6 + 77। तो इस फॉर्मूले से आप इनकी जो है वो हाइट भी मेजर कर सकते हो। तो इसी के साथ ही अपन, ये तो होगी लेंथ की बात। अब अगर हम बात करें क्या, वेट की, कि भाई वेट किस प्रकार से इंक्रीज होता है। तो देखो डबल कब होता है, डबल हो जाता है 5 मंथ में। ठीक है, 5 to 6 मंथ पे डबल होता है, मगर आपसे एक एमसीक्यू आंसर पूछे तो क्या होगा, 5। ठीक है, ट्रिपल, तो ट्रिपल कब होता है, 1 ईयर पे। इसके बाद में क्वाड्रिपल, ये कब होता है, 2 ईयर पे। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या हो गया, 50% जो है वो 1 साल में हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो किस प्रकार से कैरेक्टराइज्ड होती है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, के भाई सेरेब्रल का जो सर्कुलेशन है ब्रेन का वो डिस्टर्ब होता है। डिफिशियंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, के भाई डोपामिन की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलती है। या फिर डिटेरिएशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, के भाई स्पाइनल कॉलम है उसका डिटेरिएशन हो जाता है। ठीक है, एक जगह नहीं रह पाता, अलग थोड़ा यहाँ पे डिटोरिएट देखने को मिलेगा, अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। या फिर प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अंदर क्या देखने को मिले आपको, डीमाइलिनेशन देखने को मिले। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर, क्या पूछा क्या गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। क्या होगा यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर, अच्छा एमसीक्यू है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, दो तरह की शीट देखने को मिलती है हमें न्यूरॉन्स के ऊपर, एक होता है माइलिन शीट, एक होता है, एक कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है वो क्या करते हैं, जो अपनी ट्रांसमिशन है सिग्नल्स का वो फास्ट पहुंचाते हैं, मतलब उनका कंडक्शन फास्ट हो जाता है। जो डीमाइलिनेशन होते हैं वो उनके कंडक्शन स्लो हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कि प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, हमारी जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसका क्या हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो रहा है, मतलब माइलिन शीट यहाँ पे रिमूव हो रही है किसी भी रीजन से। अभी रीजन की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, इट मीन ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व सेल, वो भी किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या 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 होता है, ब्रेन होता है एंड स्पाइनल
कोड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात देखो, जब भी मैं ये लाइन का एरो लगाता हूँ मतलब यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने क्या पढ़ी थी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ी थी। तो बताइए ये कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मैंने देखो आपको बताया था कि टी सेल जो है वो किस पे एक्ट करती है, डेंड्राइटिक सेल पे। ठीक है, आपको अगर मेमोराइज हुआ होगा वापस से कि मैंने किस में बताया था, तो ये जो रिएक्शन है ये है हमारी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आती है। इसके अंदर कौन कौन एक्शन करते हैं, तो ये एक आता है हमारा क्या, टी सेल, दूसरी क्या होती है बी सेल, थर्ड वन क्या होती है मैक्रोफेजेस। ये तीनों मिलके क्या करती है, डीमाइलिनेशन करवाती है। अभी अपन समझेंगे कैसे करती है, समझोगे तभी तो इसका आंसर दे पाओगे। भाई देखो एम्स अपना लेवल बढ़ा रहा है, अब वो टाइम गया जब आप डायरेक्ट थ्योरी में से एमसीक्यू आते हैं। अभी वो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस आता है, ठीक है, कि आपका नॉलेज थोड़ा बढ़े। हम भी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अपन ज़्यादा एनालिसिस करके वो बेटर रिक्रूटमेंट हासिल कर सके, ठीक है। ये एम्स का थोड़ा अभी मॉडिफिकेशन किया है अपने एमसीक्यूज पैटर्न के अंदर। तो देखिए, अब देखिए जो टी सेल है हमारी, ये क्या करती है, इसका भी आगे सब डिवीजन होता है। हमने केवल आज तक इतना पढ़ा है, लाइक जो मैं जो जब मैं पढ़ता था, जब हमको पढ़ाया था तो हमको भी लगता था कि भाई टी सेल होती है, ये होता है। अब इसका भी आगे जाके सब डिवीजन होता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो टी सेवल के अंदर, टी सेवल क्या आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है, TH12 में। तो TH12 जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस साइटोकाइंस। किस में बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्या है, TH1। अब ये TH1 क्या करती है, ये करती है प्रोड्यूस किसको, इंटरफेरोन गामा को। अब ये इंटरफेरोन गामा है वो क्या करता है, एक्टिवेट मैक्रोफेजेस को, ठीक है। तो मतलब टी सेल ने किसको एक्टिवेट कर दिया, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया। अब इसके बाद में टी सेल ही क्या करती है, प्रोड्यूस साइटोकाइंस, ठीक है। ये यहाँ पे टी सेल ने क्या किया, साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर दिया। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए साइटोकाइंस क्या करेंगे आगे जाके, अब ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डैमेज करेंगे किसको, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि टी सेल जो होती है वो डेंड्राइटिक सेल पे एक्शन करती है, ठीक है। तो अपना आ गया वापस आंसर हमारा कि कैसे करती है, किस प्रकार से करती है, ठीक है। टी सेल ने डेंड्राइटिक सेल पे एक्शन किया। अब क्या हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, माइलिन शीट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरीफेरली में क्या करता है, जब मैंने आपको जीबीएस पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या होता है, पेरीफेरल सिस्टम अफेक्ट होता है जीबीएस में वो, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो स्वान सेल, ठीक है। तो देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट यहाँ पे क्या होने जाती है, डैमेज। देखो मेरा कंसर्न, आपका कंसंट्रेशन बना के रखना, क्योंकि एक बार आपका कंसंट्रेशन छूटा तो जो मैं बता रहा हूँ आप नहीं समझ पाओगे। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होने लग गई, ये भी यहाँ पे डैमेज होने लग गई, ठीक है। ये तो काम हो गया किसका, टी सेल का। टी सेल का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि भाई डैमेज इसने करना शुरू कर दिया, और मैक्रोफेज का भी यहाँ पे काम शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, बी सेल का, कि भाई बी सेल किस प्रकार से करती है। तो जो बी सेल, आपको पता है कि बी सेल का फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ये सभी को पता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करती है, प्लाज्मा सेल या बी सेल, ठीक है। एमसीक्यू है, किसी को नहीं पता था तो आज पता कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। आप सभी के लिए मैं मेहनत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरा आगे जाके मोटिवेशन मिलेगा मुझे आपको उन सब चीज़ों से। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, मैं तो डेली आपके लिए ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। अब ये एंटीबॉडीज, मैंने आपको क्या बताया था, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की भी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंड करती है किसके साथ में, माइलिन सीट के साथ में, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
और इनको क्या कर देती है, मार्क कर देती है कि हाँ भाई यहाँ पे माइलिन सीट लगी हुई है, इसी को आके डैमेज करना है, इसी का डीमाइलिनेशन करना है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का यही रोल है कि माइलिन सीट को मार्क करती है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था न्यूरॉन्स होते हैं जो कुछ होते हैं माइलिनेशन वाले, कुछ होते हैं डीमाइलिनेशन वाले। तो जो माइलिन सीट पे क्या होती है, एंटीबॉडी जाके चिपक जाती है, वो क्या करती है, इसको मार्क कर देती है। अब देखिए क्या होता है, अब काम आता है किसका, हमारा थर्ड वन किसका काम आता है, मैक्रोफेजेस का, कि मैक्रोफेज किस प्रकार काम करती है। अब मैक्रोफेज ने क्या किया, ये जो मार्क की गई जो एंटीबॉडीज के द्वारा जो माइलिन सीट थी, इसको इसने क्या किया, मैक्रोफेज ने रिकॉग्नाइज किया। और रिकॉग्नाइज करने के बाद में, रिकॉग्नाइज किसको किया, कौन बनाता है माइलिन सीट को, कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, रिकॉग्नाइज किसको कर लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया। और मैक्रोफेज का क्या फंक्शन होता है, एनगल्फ करना, खा जाना। ठीक है, तो मैक्रोफेज ने क्या क्या करने लग गया, मैक्रोफेज यहाँ पे इसको निकलना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, एनगल्फमेंट इनका करना शुरू करने लग गया। अब देखो मैक्रोफेज भी बेचारा कितना खाएगा, है ना, मैक्रोफेज ने थोड़ा खाया, फिर उसका पेट भर गया, थोड़ी देर वो रुक गया। तो देखो यहाँ पे भी दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है हमें। देखो, अब जब मैक्रोफेज अटैक करता है, एनगल्फ करता है, तो क्या होता है, एक होता है अर्ली, मतलब अर्ली में मैक्रोफेज ने अपना फंक्शन किया, दूसरा होता है लेटर। अब अर्ली ने, मैक्रोफेज ने क्या किया, एक बार में काम किया। ठीक है, काम करने के बाद में देखो, जैसे फ्यूल खत्म होता है ना, उसी प्रकार से जो रेगुलेटरी जो टी सेल थी हमारी, वो कैसी होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, किसी भी रीजन से वो रिड्यूस हो गई हमारी बॉडी के अंदर। अब रिड्यूस होने की वजह से क्या कम हो जाएगा आपके बॉडी में, इन्फ्लामेशन, क्योंकि ये सारी वाली प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी, टी सेल कम हो जाएगी तो ये प्रोसेस क्यों शुरू होगी, है ना। तो इन्फ्लामेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, देखो हमारी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, वो क्या कर जाएगी, हीलिंग कर जाएगी। ठीक है, खुद से वो ठीक हो जाएगी। अगर वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई है तो खुद से ठीक हो सकती है। जी हाँ, न्यूरॉन वगैरह आपने पढ़ा कि नर्व सेल एक बार खराब हो गई तो वो खराब हो जाती है, रीजनरेटिंग पावर वहाँ नहीं देखने को मिलती है। मगर यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, हीलिंग हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीमाइलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रीमाइलिनेशन। अब देखो लेटर स्टेज के अंदर क्या होता है, लेटर स्टेज क्या होता है, अब ये जो एक्शन है इसका, बी सेल एंड टी सेल एंड मैक्रोफेजेस का, ये कैसा होता है, रिपीटेटिव। देखो हम किसी कोई भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बार करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। लाइक अपन जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी को वो हार्म करते हैं। ठीक है, अपन ने थोड़े टाइम के लिए खाया फिर छोड़ दिया, अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। बट अपन रेगुलरली खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में उसके अल्टरने उसके खिलाफ भी क्या एक्शन होगा। लाइक जैसे आपको कार्डियक डिजीज हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। तो रिपीटेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, मैक्रोफेज का, टी सेल का, टी सेल, मैक्रोफेज, बी सेल का। अब ये रिपीटेडली यहाँ पे एक डैमेज हो रहा है, एक्शन करेगी तो एक डैमेज किसको करेगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट को। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट को डैमेज कर देगी तो क्या हो जाएगी, माइलिन शीट लॉस हो जाएगी। माइलिन शीट लॉस होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सॉन भी है वो कैसे हो जाएंगे, लॉस। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, डीमाइलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन बना के रखा तो आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे लाइफ के अंदर। ठीक है, और किसी को बताओगे तो इस प्रकार से बताओगे कि हाँ यार वो भी एक बार सोचेगा कि यार कहाँ से पढ़ के आया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से जो है अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस शुरू होता है, हमें प्रॉब्लम करना। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छा से थोड़ा अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, आगे इससे पहले मैंने टॉपिक अनटच था मेरे, मैंने नहीं बताया था, अगर जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर हैं उनको पता होगा। अब देखो फिर भी अगर कोई बच्चा भूल जाए कि भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होता क्या है, तो देखो एक नेमोनिक होता है, क्या होता है, एमएस बराबर एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बराबर क्या हो गया, माइलिन शीथ। ठीक है, एमएस से क्या हो जाएगा, माइलिन शीथ, एमएस से मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ठीक है, इतना ध्यान रखना कि ये सीएनएस में होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की।
यहाँ से भी एमसीक्यूज बनेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। तो देखिए फर्स्ट साइन एंड सिम्टम की मैं बात करूँ तो देखो एक देखने को मिलता है क्या, न्यूरोलॉजी ट्रायड। क्या देखने को मिलता है आपको, न्यूरोलॉजिक ट्रायड। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कि स्पीच प्रॉब्लम आती है, उसको आप क्या कर सकते हो, डिसआर्थरिया। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, नेस्टिगमस। ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम, नेस्टिगमस। नेस्टिगमस में क्या होती है, आई प्रॉब्लम। आई प्रॉब्लम में भी क्या, मूवमेंट। आई का मूवमेंट यहाँ पे है जो कोऑर्डिनेशन में नहीं हो पाता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है यहाँ पे। इसके बाद में थर्ड वन क्या आता है, ट्रेमर्स। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ट्रेमर्स, वो भी कैसे, इंटेंशनल। तो ये जो तीन है इनको अपन ने क्या कर दिया, ट्रायड कर दिया। तो इन ट्रायड का भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट इस ट्रायड के नाम से पूछेगा, या फिर आपको देखो ये साइन सिम्टम दे देगा और पूछ लेगा भाई इस ट्रायड में कौन सा साइन सिम्टम नहीं होता है, या फिर पूछ लेगा ये कौन सा ट्रायड है। तो इस न्यूरोलॉजिकल ट्रायड को क्या नाम दिया हमने, कार्कट ट्रायड। कार्कट्स ट्रायड, ठीक है, भूलना मत। इसको क्या नाम दिया हमने, कार्कट्स ट्रायड। और इनके अंदर ये तीन हमें मेजर साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अपन साइन सिम्टम देख के समझ जाएंगे कि हाँ इस पेशेंट को क्या हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन अराइज हो गई है। इसके बाद में देखिए सेकंड साइन सिम्टम, एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे। देखो मैं अलग अलग यहाँ पे एक ही डिजीज पोर्शन से बहुत सारे एमसीक्यूज बना के फिर आपको बताऊँ, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि एमसीक्यूज के किताबें भरी पड़ी है, बहुत सारी नोटबुक भरे पड़े हैं, टेस्ट सीरीज भरी पड़ी है हमारी। मान लो आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर भी इसके आपको मल्टीपल एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा तब। तो वो एमसीक्यूज है कहाँ से, यहीं से तो बनाए हुए हमारे, है ना। तो देखो सेकंड यहाँ पे साइन देखने को मिलता है आपको, उस साइन को आप क्या बोलोगे, लैरमिट्स साइन। ठीक है, लैरमिट साइन या फिर हैरमिट साइन। ठीक है, एल साइलेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हैरमिट साइन। अब देखिए हैरमिट साइन के अंदर क्या होता है, देखो एम्स आपसे नया चाहता है, थोड़ा अपने आप को अपडेट कीजिए। ठीक है, वही आपने पढ़ा होगा भाई कि माइस्थेनिया ग्रेविस में टोसिस होता है, टोसिस होता है। हाँ भाई टोसिस होता है, वो पुराना एमसीक्यू हो गया, आप थोड़ा अपडेट करो खुद को। ठीक है, विजन प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है, अब उससे थोड़ा अपग्रेड करो खुद को। देखो हैरमिट साइन के अंदर क्या होता है, हमने क्या किया, नेक बेंड किया। कैसे किया, फॉरवर्ड, हमने सामने की साइड में नेक को बेंड किया। तो अपनी ब्रेन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं। तो जो पेशेंट को यहाँ पे क्या फील होगा कि उसको क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और जो शॉक की जो वेव है वो रेडिएट हुई है, कैसे, रेडिएट टुवार्ड्स लिम्स। ठीक है, पैरों की साइड के अंदर, बॉडी की एक्सट्रीमिटी की साइड के अंदर, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक के जैसे वहां पे उसको फील हुआ है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, हेर्मिट साइन। इसके बाद में देखो वही आपके नॉर्मल साइन सिम्टम कैसा आ जाएगा, एंजाइटी। इसके साथ में पेशेंट का पुअर कंसंट्रेशन। इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा आपको, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। देखिए डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग वगैरह ये सब कब होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा, प्लेक्यू बन जाएगा। ठीक है, प्लेक्यू की क्या होता है, प्लेक्यू तो एक प्रकार का यहाँ पे मांस जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी अपने ब्रेन के अंदर। तो वो अलग अलग जहाँ पे जोन जो लोकेशन पे बनेगी, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट के अंदर क्या आएगा, साइन सिम्टम आएगा। तो देखो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ये कहाँ पे होगा, तो ब्रेन स्टीम के अंदर। यहाँ से आपको ये भी पता लग गया भाई ब्रेन स्टीम क्या फंक्शन करता है। अपन स्वेलोइंग करते हैं तो कौन एक्शन कौन फंक्शन करता है वहाँ पे, ब्रेन स्टीम फंक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो आई, आई में क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, या फिर डबल विजन। इसके बाद में जो मोटार पाथवे है वो कैसे हो जाएगी, मसल्स यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी, वीक देखने को मिलेगी, स्पाज्म, ट्रेमर्स। और क्या देखने को मिलेगा, नमनेस।
और क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ये सारे साइन सिम्टम है जो किसमें देखने को मिलेंगे, मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो ये हो गया अपने इस एमसीक्यू का आंसर कि भाई मायस्थेनिया ग्रेविस में होता है क्या। तो प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होता है किसका, सीएनएस का, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, हर एक सिस्टम ये पूरा अपने सिस्टम हमने समझ लिया है कि भाई किस प्रकार से जो है वो मायस्थेनिया ग्रेविस अकर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बाकी का देखो डोपामिन का रिलीज किसमें देखने को मिलेगा आपको, कम देखने को मिलेगा पार्किंसन डिजीज वगैरह में। तो बाकी के ऑप्शंस उससे रिलेटेड थे, ठीक है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपना गुलियन बेयर सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को जो हम और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शंस क्या है अपने पास में, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट। इसके बारे में पूछा गया है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। देखो आज की क्लास के अंदर लाइक मेरा क्वेश्चन कम होंगे, मगर मैं आपको मोर देन 100 एमसीक्यूज सोल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप एक एक एमसीक्यूज को काउंट करोगे तो अपन मोर देन 100 एमसीक्यूज सोल्व कर लेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। देखिए न्यूरोलेप्टिक ड्रग किसको कहेंगे, ये एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में क्या है, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट। तो देखिए न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग कहते हैं अपन, ठीक है। और दूसरा क्या नाम होता है एंटी साइकोटिक का, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, मेजर ट्रायंकुलाइटिस। मेजर ट्रायंकुलाइटिस किसको बोलते हैं, एंटी साइकोटिक को, मतलब जो साइकोसिस सिम्टम्स को ट्रीट करे। किसको बात कर लेते हैं अपन, स्किजोफ्रेनिया, ठीक है। सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग अपन काम में लेते हैं, कौन से लेते हैं, एंटी साइकोटिक कैटेगरी की ड्रग लेते हैं। टिपिकल, एंटी एटिपिकल, टिपिकल के अंदर क्या आती है, हेलोपेरिडोल। एटिपिकल के अंदर क्या आती है, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, ठीक है, रेस्पेरिडोन। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा पेरिमिडल साइन सिम्टम्स वगैरह आते हैं, ब्रमोकिप्टिन उसको सबसाइड करने के लिए दी जाती है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं, ये भी सारे मेरे करवाए हुए हैं। अगर जो बच्चे रेगुलरली देखते हैं मेरा वीडियो, उनको अच्छे से पता होगा। देखिए न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर सी, एंटी साइकोटिक। अब देखिए यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट, ये किसमें काम में लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मूड इलेवेटर्स। इसके आगे देखिए हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स किसको ट्रीट करने के लिए काम में आते हैं, इंसोम्निया और एंजाइटी। इसके आगे देखिए एंटी एपिलेप्टिक, इनको क्या बोलते हैं, एंटी सीजर को ट्रीट करने के लिए, या फिर एपिलेप्सी को ट्रीट करने में जो काम में आती है, सोडियम वेलपोरेट वगैरह। ये सब किस में देते हैं अपन, एंटी एपिलेप्टिक्स। अपना आंसर क्या हो जाएगा इस एमसीक्यू का, ऑप्शन नंबर सी, एंटी साइकोटिक। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम फॉर्मेट इज, ठीक है। क्या पूछा गया, द एडवांटेज, एडवांटेज क्या है इसका, जब अपन 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट काम में लेते हैं, कौन सा, प्रॉब्लम का पता लगाना, ईटियोलॉजी, साइन सिम्टम, इसका एडवांटेज क्या है, ये पूछा गया है। इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द फिजिशियन एंड नर्स, ये फिजिशियन नर्स के बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प द नर्स इन डिलीगेशन, नर्स को जो है वो अपनी डिलीगेटिंग पावर के अंदर सपोर्ट मिलता है। इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डाटा, क्लाइंट डाटा की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है क्लाइंट डाटा को एकदम स्टैंडर्ड मैनर के अंदर रखने में। इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, या फिर ये क्या करता है, कॉस्ट को कम करने में काम करता है। तो जो प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम, ये फॉर्मेट जो है वो किस में काम हेल्प करता है, इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डाटा, क्लाइंट डाटा के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्लाइंट के डाटा है उनको एक स्टैंडर्ड मैनर में फिट करने के लिए हेल्प करता है। किस प्रकार से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना, नर्सिंग डायग्नोसिस वगैरह होना, प्रॉपर असेसमेंट होना, ये सारी चीज़ें अपन किस में करते हैं, ऑप्शन सी के अंदर, मतलब क्लाइंट के डाटा को हेल्प करने के लिए काम में आती है क्या, प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, in the diagnostic statement, excess fluid volume related to decreased venous return,
मैनिफेस्टेड बाय लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा, द एटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम इज। ठीक है, आपको देखो एक प्रॉब्लम बताई गई है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है रिलेटेड टू डिक्रीज वेनस रिटर्न एज मैनिफेस्टेड बाय लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा, द एटियोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम की एटियोलॉजी क्या है? आइडियोपैथिक है कि भाई हमें नहीं पता इसकी एटियोलॉजी क्या है, एडिमा की वजह से ऐसा हो रहा है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर वेनस रिटर्न डिक्रीज है इसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। क्या होगा अपना आंसर यहाँ पे? तो देखिए क्या बताया गया है, ईटियोलॉजी का क्या मतलब होता है? देखो ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेस फ्लूइड है हमारी बॉडी में, रिलेटेड टू मतलब किसके रिलेटेड में है? ड्यू टू, रिलेटेड टू, किसके, इसका मतलब क्या होता है? ईटियोलॉजी। अपन यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम ईटियोलॉजी बाय डिक्रीज वेनस रिटर्न। तो अपना आंसर क्या होगा करेक्ट यहाँ पे? डिक्रीज वेनस रिटर्न इज द करेक्ट आंसर। अब उसका मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम क्या आए हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर क्या हो गया? एडिमा हो गया है। ये बात होगी किसकी? साइन एंड सिम्टम की। रिलेटेड टू का क्या मतलब होता है? ईटियोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या? एक्सेस फ्लूइड। ईटियोलॉजी क्या है यहाँ पे? डिक्रीज वेनस रिटर्न। और यहाँ पे साइन एंड सिम्टम क्या है? लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा, या फिर अपन इसको कह सकते हैं स्वेलिंग। ठीक है, तो इसलिए अपनी ईटियोलॉजी के बारे में पूछा अपने से कि भाई द ईटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम इज, तो वो क्या है? डिक्रीज वेनस रिटर्न। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड अलोंग विथ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेशेंट बच्चे को, तो इसका इसे हम क्या कहते हैं? शेड्यूल फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कंडीशनल फीडिंग, या फिर डिमांड फीडिंग। एमसीक्यू आए हुए हैं ऐसे, ठीक है, इजी एमसीक्यू भी आते हैं, हार्ड एमसीक्यू भी आते हैं, बट आपको हर प्रकार से प्रिपेयर होना है। और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हमारे आरएनसीसी की ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है, उन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखी है हमने उनकी। तो देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। आंसर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो देखिए ऐसे ऐसा क्या रीज़न है कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चलानी वो जरूरी है? तो जबकि गवर्नमेंट तो कहती है कि हाँ 2 ईयर तक जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 2 ईयर से पहले क्यों करवाना जरूरी है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग तो करवा ही रहे हैं उसको? इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है कुछ टाइम पीरियड के बाद में बच्चे की। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कब करते हैं? 6 मंथ पे, 6 मंथ पे जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है? डिस्ट्रैक्टर है, इन पे ध्यान नहीं देना है, अपना आंसर पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट आंसर पे राइट कर दिया, कुछ और भी करेक्ट हो सकता है, तो पढ़ने चारों हैं, आंसर एक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनएक्सपेक्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है? वो वॉलेंट्री रिजेक्ट कर रहा है, मतलब अपनी इच्छा शक्ति से या फिर खुद से क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है किसको? थॉट्स को। और थॉट्स कैसे हैं उसके? अनएक्सेप्टेबल है, कि ऐसे थॉट उसको आ रहे हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉब्लम हो रही है उन थॉट से, तो वो क्या कर रहा है? वॉलेंट्रीली कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा है। वॉलेंट्रीली काम कर रहा है मतलब वो क्या है? पेशेंट कॉन्शियस है। ठीक है, अनकॉन्शियस होता तो फिर वॉलेंट्री नहीं होती, फिर इनवॉलेंट्री होती है ना। तो वॉलेंट्रीली रिजेक्शन ऑफ अनएक्सपेक्टेबल थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस अवेयरनेस इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? सप्रेशन, सब्सटीट्यूशन, सब्लिमिशन, या फिर सिंबलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है? वो रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, सप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन। देखिए इसको मेमोराइज करना है तो आप किससे कर सकते हो? एस सी से। ठीक है, कैटेगरी होती है एस सी, दूसरी क्या होती है? यूसी।
तो एस सी से आपको याद रखना है कि भाई एस सी से क्या करना, सपरेशन, वो भी किसके साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में। दूसरा अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस के साथ में क्या होता है, रिप्रेशन। इसको आप ये समझ सकते हो अनरिजर्व्ड, ठीक है। रिप्रेशन किसके साथ में होता है, अनकॉन्शियस के साथ में। सप्रेशन किसके साथ में होता है, कॉन्शियस के साथ में। सप्रेशन से क्या समझ, ऐसी से क्या समझोगे, कंफ्यूज होने का नाम ही नहीं है, बस आपको तो बस पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। देखिए ऐसी ऐसी से क्या समझोगे, सप्रेशन कैसे, कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिप्रेशन। ये कैसे होता है, अनकॉन्शियसनेस। अब देखिए सप्रेशन का एग्जांपल दो आप एक, सप्रेशन का एग्जांपल क्या दोगे कि भाई हाँ, कोई पर्सन है, वो किसी को क्या करता है, लाइक करता है। तो अब वो क्या कर रहा है, खुद से ही कॉन्शियसली वो क्या बताना चाहता है कि नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं लाइक नहीं करता, मतलब मैं तो उसको, मतलब शी डजंट लाइक हिम एट ऑल, कि भाई वो किसी तरीके से उसको लाइक नहीं करती है, जबकि वो लाइक कर रही है उसको, ठीक है, या फिर लाइक कर रहा है उसको। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसली सप्रेशन कर रहे हैं अपने थॉट्स को। नेक्स्ट क्या आता है, अनकॉन्शियसली। और ऐसे थॉट्स जो अनकॉन्शियसली सेपरेट हो रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो रिजेक्ट हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल गोल्स को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एक्सेप्टेबल गोल्स के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना, इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। कि भाई एक बच्चा है जिसको आपने क्या कहा कि भाई क्लास में आपको क्या लानी है, रैंक लानी है, बट वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से रैंक नहीं ला पाता, बट वो क्या करता है, स्पोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छा है, उसे हम क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। नेक्स्ट क्या है, सब्लिमिशन। तो देखिए सब्लिमिशन में क्या हो गया, सोशियली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को कन्वर्ट कर देना एक्सेप्टेबल में, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोसाइटी के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेबल इम्पल्स है, एक्ट है, उसको एक्सेप्टेबल एक्ट के अंदर कन्वर्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमिशन। सब्लिमिशन मतलब किसी पर्सन को कैसा है, एग्रेसिव है, तो सोसाइटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो क्या कर रहा है, उस एग्रेसिवनेस को ठीक करने के लिए वो क्या कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर देता है, या फिर कोई अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट क्या है, देखिए सिंबलाइजेशन। तो सिंबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि कॉन्शियसली हम यूज करते हैं आइडियाज को, ऑब्जेक्ट को, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने थॉट से। मतलब क्या हो गया, लाइक एक सोल्जर है, उसको आप कहते हो कि भाई हाँ, आपने जो वॉर के अंदर वॉलेंटियर क्यों किया, आपने वॉर के अंदर भाग क्यों लिया, कि तो वो क्या बोलेगा, टू प्रोटेक्ट द फ्लैग। फ्लैग किसका, नेशन का, कि हाँ भाई मैं मेरे जो राष्ट्र के, मैं मेरे देश के फ्लैग को यहाँ पे बचाने के लिए, मेरे देश की ज़मीन को बचाने के लिए मैंने वहाँ पे वॉर के अंदर वॉलंटियर किया, दुश्मनों से मैं लड़ा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बलाइजेशन, की वो एक सिंबल की तरह फ्लैग को बता रहा है अपने थॉट्स आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करूँगा आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, मैं कमेंट जरूर देखूंगा, खुद से लाइक करूंगा उन कमेंट्स को। ओके, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी हमारे RNCG की जो ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, किसके लिए, KGMU के लिए एंड नॉट सेट के लिए। प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखी है, तो जिन भी स्टूडेंट को बाई करना है एक बार जरूर कंसिडर कीजिए। हमारे जो सपोर्टिव नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं 24/7, आपको एनी टाइम वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो और बाकी प्राइस हमने अफोर्डेबल रेंज में रखी है, तो आप उसको भी फिक्र नहीं करते हुए आराम से आप आइए, डिस्कस करिए सर के साथ में, और क्लासेस वगैरह या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कीजिए, ठीक है।
और बाकी देखिए एससी और अनरिजर्व वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना, क्योंकि दोनों में से एमसीक्यू बनता है, कंफ्यूज करते हैं। तो एस से सेपरेशन, सी से कॉन्शियसनेस, यू से अनरिजर्व से क्या समझोगे आप, अनकॉन्शियसनेस और रिप्रेशन, ठीक है, दोनों से ध्यान में रखना। ओके, और फिर भी कुछ डाउट वगैरह हो नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम आपका डाउट सोल्व कर देंगे, कोशिश करेंगे सोल्व करने की, ठीक है, और हम भी कुछ सीखेंगे नया। ओके, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।